बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। आप सभी किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है अपने कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने की है योजना। राज्य में बागवानी खेती के विकास के लिए चलाई जा रही है MIDH योजना। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहजन की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। इसके लिए सरकार ने 780 हेक्टेयर में सहजन की खेती करने का लक्ष्य रखा है। प्रति हेक्टेयर सहजन की खेती की कुल योजना लागत 74,000 रुपए है। इसमें किसानों को लागत का 50% यानी 37,000 रुपए अनुदान सरकार देगी। झारखंड में बागवानी विकास के कार्य को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के विभिन्न परियोजना आधारित अवयवों की स्थापना की जाएगी। राज्य के जो किसान स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति और महिला मंडल इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं, वे रांची के कांके रोड स्थित झारखंड राज्य बागवानी मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि किसी फसल में पुष्पन और परागण का समय चल रहा हो तो इस समय मिट्टी में नमी बनाए रखें। यदि इस समय किसी रोग या कीट के नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव की जरूरत हो तो ये काम शाम के वक्त करें। मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रासायनिक कीटनाशी के छिड़काव से मधुमक्खी मर सकती है और परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मधुमक्खियां शाम के वक्त अपने छत्ते की ओर लौट जाती हैं, इसलिए शाम के समय कीटनाशी के छिड़काव से उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावे फूल लगने और परागण के समय पौधों को अतिरिक्त पानी की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखकर पुष्पन परागण के समय आवश्यक सिंचाई करते रहें। परागण की समस्या से उसमें रोकने के लिए जैसे आपकी छिड़काव करते हैं, कोशिश करना है कि शाम के समय दवा का छिड़काव करें, जिससे उसमें मधुमक्खी का विचरण शाम तक वो मक्खी वापस चली आती है। और प्रयास करना है कि हमें परागण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी देना ज़रूरी है। खेत में नमी रहेगा तो उसमें फली जो है अच्छे बैठेगी। दलहनी फसल मूंग की खेती गर्मी में भी की जाती है। राज्य के जो किसान मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तिथि से लेकर 15 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की बुआई में 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मी के मौसम में मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। ये रोगरोधी प्रभेद है और 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब ग्रीष्मकालीन खेती का समय शुरू हो रहा है। राज्य के जो किसान विभिन्न फसलों की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वे जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तर वाली सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के 2-3 उपाय अपना सकते हैं। पहला उपाय है बुआई से 1 महीना पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। दूसरा उपाय है
पौधा लगाने के बाद और फूल निकलने के समय 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। तीसरे उपाय में प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है तसर खाद्य पौधा को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रबंधन के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। तसर कीट पालन में अर्जुन एवं आसन प्राथमिक भोज्य पौधे हैं। इन पौधों में पत्ते जितने पुष्ट और अच्छे होते हैं, तसर कीटों की बढ़वार भी उतनी अच्छी होती है। लेकिन इन भोज्य पौधों पर गॉल, मई जून बीटल, रेड बीटल और वेपरर तसर मौत का आक्रमण होता है। तसर खाद्य पौधों में जो कीट है वो हमको नुकसान पहुंचता है, उसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। और इसमें तसर का खाद्य पौधों में 2 तरह का कैटेगरी हम डिवाइड किया है। जितना वो होस्ट प्लांट पेस्ट है उसमें एक है वो जो कीट वो तना को डैमेज करता है, उसको एक कैटेगरी हम किया है। और जो कीट वो पत्ते में खाता है उसको एक कैटेगरी किया है। तनाछेदक कीट का उपचार यांत्रिक, मानवीय अथवा रासायनिक विधि से संभव है। मानवीय विधि से इनके आक्रमण को खत्म करने के लिए साइकिल के स्पोक को छेद में डालकर कीट को नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब जून जुलाई में कीट का आक्रमण बढ़े तो प्रकाश प्रपंच से भी इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे इधर देख सकते हो तनाछेदक एक बीटल का एक पेस्ट है। और इसका डैमेजिंग सिम्टम तो हमको ये कैसा डैमेज करता है प्लांट के ऊपर वो देख के हमको आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें ये छेद करके अंदर जाता है, वो ग्रब अंडा देता है अडल्ट, उसके बाद वो छेद करके अंदर जाता है। अंदर जाने के टाइम वो रेगुलरली अंदर का वो क्या प्लांट मटेरियल रहता है उसको फीडिंग करते रहता है। उस हिसाब से क्या होता है वो अर्जुन और आसन दोनों में गोंद का वो लिक्विड ऊज आउट होता है, वो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ उसका लिटर भी रहता है, आप इधर फोटो में देख सकते हैं। वो देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फील्ड में। आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानना जरूरी है वो कैसा हमारा प्लांट को डैमेज कर रहा है। ये डैमेजिंग सिम्टम हिसाब से हम वो पौधे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चलता है ये प्लांट में कौन सा पेस्ट डैमेज कर रहा है, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लागू कर सकते हैं फील्ड में। छाल भक्षी कीट तना में जाली बनाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए जाली को हटाकर उसे नष्ट कर दें। ये कीट दिन में पेड़ों में छिद्र बनाकर रहते हैं, साइकिल के स्पोक छिद्र में डालकर उन्हें नष्ट कर दें। इसके अतिरिक्त नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग करके भी इन्हें नष्ट किया जा सकता है। पौधे में जहाँ वो छेद रहता है वो तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमको मैकेनिकली वो पेस्ट को मारना है। कैसे मारेंगे वो हम एक मेटल रॉक या साइकिल स्पोक रहता है उसको लेके आप 2-3 बार उसको जोर से स्पोक किया तो वो अंदर का लार्वा मर जाएगा। ये एक तरीका है। और इसके साथ ही साथ हम जून जुलाई के महीने में इसका रिजल्ट बहुत एक्टिव रहता है। उस समय हम फील्ड में 2-3 आप मान लीजिए 1 एकड़ आपका प्लांटेशन, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी से ये फैसिलिटी है तो 1-2 लाइट ट्रैप इंस्टॉल किया तो वो सारा अडल्ट लाइट ट्रैप में आके अट्रैक्ट होकर मर जाता है, कलेक्ट होता है। बाद में उसको कलेक्ट करके हम मार सकते हैं। ये एक तरीका है। और रासायनिक मेथड में हम मोनोकोटोपास 1.5 ml 1 लीटर में डाल के और रूही कॉटन को उसमें डिप करके
वही साइकिल स्पोक या कुछ मेटल इसमें रह के वही वो छेद जहाँ रहता है उसमें वो कॉटन को प्लग करके उसके बाद मिट्टी और पानी से उसके ऊपर पेस्ट किया तो वो अंदर का जो रहेगा वो लार्वा या ग्रब्स वो मर जाएगा। गॉल, मई जून बीटल, रेड बीटल और वेपरर तसर मौत कुछ ऐसे कीट हैं जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआती लक्षण देखते ही इन कीटों को यांत्रिक, मानवीय अथवा रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल कर नष्ट कर दें। गाल कीट बोलते हैं हम, ये एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है। ये पूरा पत्ती के ऊपर चेचक जैसा सफ़ेद और पीला स्पॉट्स हो जाता है। इसके अलावा वो पत्ती का जितना न्यूट्रिएंट्स रहता है उसका न्यूट्रिएंट वेरिएबिलिटी हो जाता है। उसका जो सिलिकॉन को फ़ायदा करने वाला सब न्यूट्रिएंट्स घट जाता है। इस हिसाब से ये सिलिकॉन रेडिंग को बहुत हानि पहुंचता है। और इसको हम कंट्रोल करने के लिए आपको जहाँ पहले मिलेगा वो ये थोड़ा धीरे धीरे आता है ये फील्ड में। सो आपको पहले कुछ सिम्टम्स इसका ऐसा कुछ सिम्टम्स मिलेगा तो आप वो पत्ती को कलेक्ट करके सॉइल में ये करना है, डिगिंग करना है। और इसके अलावा आप वो पत्ती कलेक्ट करके बर्निंग भी कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। तना छेदक कीटों से प्रभावित पौधों को शुरुआती दौर में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अंडों से लार्वा निकलने के बाद उनकी पहचान हो जाती है। समय रहते लक्षणों को पहचान कर इन्हें नियंत्रित करने पर तसर कीटों से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारा सिलिकॉन भी एक कीट है, उसका केमिकल उसका इफेक्ट कर सकती है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल और फिजिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। जहाँ हम केमिकल सपोज यूज़ करते हैं जब हम केमिकल आज मान लीजिए आप आज गाल फ्लाई कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल स्प्रे किया मोनोक्रोटोफास या रोगर, उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन तक हम ब्रशिंग नहीं करना चाहिए उस फील्ड में। आपको ऐसा प्लान करना चाहिए, आप मान लीजिए आज ब्रशिंग कर रहे हैं, इससे पहले 20 या 25 दिन पहले हमको केमिकल यूज़ करना पड़ता है गाल फ्लाई कंट्रोल, और उसके पहले हमको स्प्रेइंग करना चाहिए। और ये एक रासायनिक में हम रोगर कॉमनली रेकमेंड करते हैं फार्मर्स को। 3 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में 3 ml वो रोगर डाल के छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा वो बर्निंग में बताया स्टार्टिंग में, वो पत्ती को कलेक्ट करके हम बर्निंग कर सकते है। दूसरी जानकारी की तो आज हम जानकारी लेंगे तसर रेशम की खरीद एवं बिक्री की वर्तमान प्रणाली के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। तसर रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। कोल्हान और पलामू क्षेत्र में तसर रेशम से जुड़े कृषकों की अच्छी संख्या है। ये कृषक समुचित जानकारी के अभाव में अपनी फसल की उचित कीमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सर्वप्रथम 2 फसल होती हैं जो आपको मालूम ही है। एक प्रथम जो जुलाई अगस्त में होती है अम्पतिया, और दूसरा जो सितंबर अक्टूबर में होती है वो डाबा फसल। दोनों फसल में कोसा का जो मोटाई है वो अलग होता है, उसका दाम अलग होता है। पहला वाला जो अम्पतिया फसल है उसका चूँकि कोसा का पतला होता है, दाम कम मिलता है, और ये आवश्यक है कि वह एक प्रजनन को पार करेगा एक फसल को, इसलिए उन कोसों को आप निश्चित रूप से बीजागार करें। और जब बीजागार करेंगे तो आपको मूल्य वर्धन प्राप्तिकरण होगी। कैसे? जैसे मान लिया कोई किसान 5000 कोसा उत्पन्न किया, अब वह जब प्रथम फसल अम्पतिया को लेके जाएगा बाजार में तो उसको ₹1.25 या ₹1.5 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, चूँकि बहुत पतली होती है कोसा का जो मोटाई है। अतः उसे आवश्यक है कि 4 किसान मिल जाए और 20,000 कोसा को टांग दे और बीजागार करे। यह बीजागार बहुत ही सीमित समय में हो जाती है, 20 से 25 दिन के अंदर, क्योंकि गर्म रहती है बरसात के वक्त और तितलियां अपने समयानुसार निकल जाती हैं। आय की दृष्टि से उत्पादित फसल का लेखा जोखा तैयार करें तो सामान्य फसल की तुलना में बीजागार तैयार किया जाए तो ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बुनियादी बीजागार के लिए हम लोग करीब 10 लाख रुपया का देते हैं सब्सिडी, और उससे बनवा दिया जाता है किसानों का बुनियादी बीज उत्पादन करने की व्यवस्था। BSPU बोलते हैं, बेसिक सीड प्रोडक्शन यूनिट। उसी के बाद फिर आता है कि BSR
बेसिक सीड रियरर, उनको 25,000 रुपया प्रति बेसिक सीड रियरर का इकाई मूल्य रखा हुआ है, ये उनको दिया जाता है। उसमें क्या संलग्न होता है, उसमें होता है नाइलॉन नेट होता है, उसको रसायन LSM और बैक्टीरिया जो भी बीमारी होगा उसके लिए दिया जाता है, चूना ब्लीचिंग दिया जाता है और साथ साथ स्प्रेयर दिया जाता है। ये सब चीज़ों को मिलाकर 25,000 का जो आपको बुनियादी बीज उत्पादक है वो, और जो नाभिकीय बीज उत्पादक है, जो बीज उत्पादक है उसको 25,000 का है, लेकिन जो ये है आपको व्यावसायिक उत्पादक है, कोसा उत्पादक, उसको 21,500 रुपया है। ये हम लोग देते हैं। इससे सब मिला जुला के अगर करीब 300-400 फार्मर का बनाया जाए तो करीब 2-3 करोड़ की परियोजना बनती हैं जो संचालित होती हैं। अभी अभी हम लोग आए हैं कल पलामू से। पलामू में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ हम लोगों ने 500 फार्मर का इस तरह का 3 करोड़ का परियोजना को संपादित करने के लिए आगे बढ़ा दिया है। रेशम उत्पादन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला किसान धागाकरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आमदनी को दोगुना से भी ज्यादा कर सकते हैं। रीलिंग और स्पिनिंग मशीन के लिए भी अनुदान की व्यवस्था है। धन्यवाद। ऐसा है कि कोसा के जहाँ भी उत्पन्न हो रहे हैं कृषकों के पास, तो महिलाओं को धागाकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उनके परिवार का ही आय में बढ़ोतरी हो। इसलिए उनको प्रशिक्षण करने का हम लोगों का प्रणाली विकसित किया हुआ है। केंद्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकार मिलकर महीना भर का रीलिंग स्पिनिंग का प्रणाली है, जिसमें उनको प्रतिदिन 150 रुपया कंपनसेटरी वेज भी दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है। वो सीख जाती हैं तो फिर रीलिंग स्पिनिंग मशीन दी जाती है जो 80% सब्सिडी पे है। मतलब 10,000 रुपया दाम है तो उसमें से 8,000 रुपया केंद्र का योगदान होता है, 1,000 रुपया राज्य का योगदान होता है और वो जो लाभुक है उसको केवल 1,000 रुपया देना है बस मात्र। तो इस तरह से मशीन जब ले जाएगा, साथ साथ उनको उपयोग करने हेतु रिवॉल्विंग फंड का भी उसमें है रखा हुआ व्यवस्था कि उनसे कोकून खरीदेंगे और कोकून खरीद के फिर उसको जो धागाकरण के धागा फिर बेचेंगे झारक्राफ्ट को, खादी को या ओपन मार्केट में जहाँ भी बेचें। उसके बाद जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसे को रिवॉल्विंग फंड में डाल देंगे, वो चक्रीकरण रूप से चलता रहेगा और इस तरह से वो अपने आय को बढ़ाते जाएंगे। तो धागाकरण में रील्ड यार्न का दाम 5,000-6,000 रुपया मिल जाता है और जो स्पन वाला है, जो कतिया काटा हुआ है, वो 4,000-3,500 पर केजी मिलता है। ये तो एक हुआ। इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो मूल्यवर्धन एक और बहुत अच्छा है। आपको मालूम ही है कि तसर के जो रील्ड जो थान मिलते हैं रील्ड धागा से बना हुआ 1,500 रुपये मीटर होता है और केवल 70 ग्राम से आपको एक मीटर तसर का थान बन जाता है। तो आप देख लीजिए कि 10 मीटर और रख लीजिए 7-7-28 14 मीटर मिलेगा। तो 14 गुने 15 कर दिए, कितना बढ़ गया। मूल्यवर्धन होना ही होना, लगातार होने। आपको केवल संकेंद्रित होके, कंसंट्रेट होके इस चीज़ में लगना है। इसमें आपको डेविएट नहीं होना। डेविएट होएंगे तो आप दिक्कत हो जाएगी। तसर उत्पादन से किसानों को समुचित लाभ मिले, इसके लिए कच्चा माल बैंक भी है। किसान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में अपना उत्पाद बेच सकते हैं। कहने का मतलब जैसे साइकिल से लेके कोसा जा रहा है, कहीं महाजन उसके पीछे लग गया तो वो जो भी 1.5 रुपया मामला है वो नहीं मिलता है, बल्कि उसको 75 पैसा में लेने के लिए प्रेरित कर देता है। और वो बेचारा क्या होता है कि कैश रुपया जहाँ मिला बस वो वहाँ आकर्षित हो जाता है। यहीं पर केंद्रीय रेशम बोर्ड अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वो हम लोगों के अंतर्गत एक हम रॉ मटेरियल बैंक है, कच्चा माल बैंक। उसका काम ही है कि हम कृषक के शोषण को रोकना। अर्थात अगर एक कोसा का दाम 1 रुपया 40 पैसा है तो उसको 1 रुपया 40 पैसा ही मिले, उससे नीचे न मिले। लोएस्ट मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरह से जो अभी चल रहा है, लगभग आप लोग जानते ही होंगे कृषकों के बीच तैर रहा है। तो तसर में भी हम लोग इसी चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए रॉ मटेरियल बैंक के गाड़ियों को उस हाट में लगा देते हैं। हाट में जाके वो लग जाती है तो वहाँ क्या होता है कि जो भी महाजन वो देख लेता है कि अरे हम अगर न लिए तो वो तो ले ही लेगा, तो फिर महाजन भी दे देता है। महाजन प्रेरित हो जाता है वही 1 रुपया 40 पैसा देने के लिए, और इस तरह से हमारा केवल गाड़ी लगने से ही काम हो गया। अर्थात प्रशिक्षण और जानकारी के साथ तसर रेशम के उत्पादन, बीजागार, धागाकरण, डिजाइनिंग, डाइंग और बूटी का काम किया जाए तो लाभ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
अच्छी थी ना जानकारी। जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन हम देंगे आपको अगले अंक में। तब तक कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।